रोम, इटली में टाइबर रिवर के पास एक सिटी था जिसका जन्म हुआ था 753 बीसी में। कहानियां सुनने में आती है कि तू भाई रोमुलस और रेमस ने यह सिटी बनाया था। रोमुलस रोमे का पहला राजा बना। शुरू के रोमन्स पर तू 100 साल तक राजाओं का राज रहा। 509 बीसी में रोमन्स ने अपने आखिरी राजा को हटा दिया और एक रिपब्लिक की स्थापना की। रिपब्लिक वो होता है जहां सिटीजन्स अपने लीडर्स खुद चूज करते हैं। रोमन रिपब्लिक को सेनेट और असेंबलीज चलाते थे। सेनेट में एल्डर्स होते थे जो लीडर्स को सलाह देते थे। असेंबलीज में सिटीजन्स वोट्स देते थे लॉज के लिए और अपने ऑफिशियल्स चूज करते थे। रोमन रिपब्लिक एक बड़ा एक्सपेंशन का टाइम था। रोमन्स ने इटली में अपने नेबर्स को जीत लिया और फिर अपना ध्यान मेडिटरेनियन सी की तरफ कर दिया। उन्होंने कार्थेज के साथ कई लड़ाइयां लड़ी जो कि एक पावरफुल नॉर्थ अफ्रीकन एम्पायर था। इन लड़ाइयों को प्यूनिक वॉर्स कहते हैं। रोमन रिपब्लिक को बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। अमीर और गरीब के बीच में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। पावरफुल जनरल्स आगे आए और उन्होंने सेनेट के अथॉरिटी को चैलेंज किया। लेकिन रोमन रिपब्लिक ने हिस्ट्री के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक की फाउंडेशन रखी। पहली सेंचुरी बीसी में रोमन रिपब्लिक संकट में था। सिविल वॉर्स हो रहे थे और पावरफुल जनरल्स कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे। ऐसे ही एक जनरल थे जूलियस सीजर। सीजर ने गॉल को जीत लिया, जिसे आज हम फ्रांस के नाम से जानते हैं, और वो एक हीरो बन गया। वो अपनी आर्मी के साथ रोम पहुंच गया और 49 बीसी में पावर हासिल कर लिया। सीजर का राज ज्यादा दिन तक नहीं चला। 44 बीसी में सेनेटर्स ने, जो उसकी एम्बिशन से डरते थे, यूज मार दिया। सीजर की मौत के बाद रोम एक और सिविल वॉर में डूब गया। ऑक्टेवियन, जो सीजर का अडॉप्टेड सन था, वो जीत के साथ उभर कर आया। 27 बीसी में सेनेट ने ऑक्टेवियन को ऑगस्टस का टाइटल दिया और यहीं से रोमन एम्पायर की शुरुआत हुई। रिपब्लिक से एम्पायर में बदलना एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस था। ऑगस्टस ने रिपब्लिक के कुछ एस्पेक्ट्स को बरकरार रखा, जैसे कि सेनेट, लेकिन एम्परर होने के नाते अल्टीमेट पावर उसके पास ही थी। ऑगस्टस ने पक्स रोमाना के नाम से जाने जाने वाला एक शांति और समृद्धि का दौर शुरू किया जो 200 साल से भी ज्यादा चला। ऑगस्टस के अंडर रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था। ये नॉर्थ में ब्रिटेन से लेकर साउथ में इजिप्ट तक और वेस्ट में स्पेन से लेकर ईस्ट में सीरिया तक फैला हुआ था। एम्पायर रोड्स के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और रोमन लॉ और कल्चर मेडिटेरेनियन वर्ल्ड में हर तरफ फैल गए। ऑगस्टस ने हुलियो क्लॉडियन डायनेस्टी की स्थापना की, जिसका राज रोमन एम्पायर पर करीब एक सेंचुरी तक रहा। ऑगस्टस के बाद आए टाइबेरियस, कैलिगुला, क्लॉडियस और नीरो। इन एम्परर्स को अक्सर उनकी अत्याचार और ज्यादतियों के लिए याद किया जाता है। कैलिगुला अपने पागलपन के लिए जाने जाते थे और नीरो अपने अत्यधिक खर्च और क्रिश्चियंस पर अत्याचार के लिए। फ्लेवियन डायनेस्टी AD 69 में सत्ता में आई। पहले फ्लेवियन एम्परर वेस्पेसियन ने एक पीरियड ऑफ टर्मोइल के बाद ऑर्डर को रिस्टोर किया। उनके बेटे टाइटस ने कोलोसियम को बनाकर तैयार करवाया, जो कि रोम में एक बहुत बड़ा एम्फीथिएटर था। टाइटस का भाई डोमिशियन एक निर्दयी रूलर था जिसे AD 96 में मार दिया गया। रोमन एम्पायर अपने सबसे बड़े टेरिटोरियल एक्सटेंट पर एम्परर ट्रेजन के अंडर पहुंचा, जिसका राज AD 98 से 117 तक रहा। ट्रेजन एक स्किल्ड मिलिट्री कमांडर था जिसने डाचिया को जीत लिया, जिसे आज हम रोमानिया के नाम से जानते हैं, और पार्थिया के कुछ हिस्सों को भी, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। उन्होंने रोम में कई बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स करवाए, जिनमें ट्रेजन्स कॉलम और ट्रेजन्स मार्केट शामिल है। सेकेंड सेंचुरी AD को अक्सर रोमन एम्पायर का पीक माना जाता है। पैक्स रोमाना जारी रहा और एम्पायर ने शांति और समृद्धि का आनंद लिया। रोमन कल्चर फ्लरिश हुई और लिटरेचर, फिलॉसफी और आर्ट नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। सेक्शन 4, पक्स रोमाना, अ गोल्डन एज। पक्स रोमाना, जिसका मतलब लैटिन में रोमन पीस होता है, एक ऐसा टाइम था जब हर तरफ शांति और समृद्धि थी। ये पीरियड ऑगस्टस के टाइम से मार्कस ऑरेलियस की मौत तक चला। रोमन एम्पायर अपने चरम पर था, स्टेबिलिटी और कल्चरल अचीवमेंट से भरा हुआ।
पैक्स रोमाना के पीछे एक बड़ा रीजन था स्टेबल गवर्नमेंट और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। रोमन आर्मी ने एम्पायर में पीस मेंटेन की और एक्सटर्नल थ्रेट से रक्षा की। इस स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी ग्रो करने लगी। रोमन इकोनॉमी पैक्स रोमाना के दौरान फ्लरिश हुई। ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से एम्पायर का रोड नेटवर्क गुड्स और लोगों को आसानी से पहुंच जाता था। रोमन इंजीनियर्स ने एक्वेडक्ट्स बनाए और ग्रैंड पब्लिक बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करे। पैक्स रोमाना में रोमन कल्चर का भी गोल्डन एज आया। लैटिन लिटरेचर फ्लरिश हुई, जिसमें वर्जिल और ओविड जैसे फेमस पोएट्स ने अमर कृतियां रची। रोमन आर्ट और आर्किटेक्चर नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पैंथियन और ट्रेजन्स कॉलम। सेक्शन 5, द एम्पायर डिवाइडेड। 3rd सेंचुरी एडी रोमन एम्पायर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। काई क्राइसिस ने एम्पायर को तोड़ने की धमकी दी। आंतरिक कलह, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और बारबेरियन इन्वेजन्स ने रोमन पावर की नींव हिला दी। एडी 284 में एम्परर डायोक्लिशियन सत्ता में न आए। उन्होंने रियलाइज किया कि एम्पायर अब इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया है कि एक आदमी के लिए इसे इफेक्टिवली रूल करना मुश्किल है। डायोक्लिशियन ने एम्पायर को 2 हिस्सों में बांट दिया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। उन्होंने वेस्ट को रूल करने के लिए एक को एम्परर अपॉइंट किया, जबकि वो ईस्ट को रूल करते थे। डायोक्लिशियन के रिफॉर्म से कुछ समय के लिए स्टेबिलिटी आई। उन्होंने आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया, टैक्स सिस्टम में सुधार किए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन एम्पायर का डिवीजन एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वेस्टर्न और ईस्टर्न एम्पायर्स अब अलग-अलग रास्ते पर चलने लगे। कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट एडी 306 में एम्परर बने। वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने के लिए जाने जाते हैं। एडी 313 में कॉन्स्टेंटीन ने एडिक्ट ऑफ मिलान जारी किया, जिससे पूरे एम्पायर में क्रिश्चियंस को रिलीजियस टॉलरेंस मिल गई। कॉन्स्टेंटीन ने एम्पायर की कैपिटल को रोम से बिजेंटियम शिफ्ट कर दिया, जिसका नाम बदलकर उन्होंने अपने नाम पर कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। सेक्शन 6, द फॉल ऑफ द वेस्ट। 4th और 5th सेंचुरीज एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर को बारबेरियन इन्वेजन्स का सामना करना पड़ा। विजिगॉथ्स, ऑस्ट्रोगॉथ्स, वैंडल्स, हन्स और दूसरे जर्मैनिक ट्राइब्स वेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि ईस्ट में हंस उन पर प्रेशर डाल रहे थे और वो एम्पायर में लैंड और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में थे। एडी 410 में विजिगॉथ्स ने एलरिक के नेतृत्व में रोम को लूटा। इस इवेंट ने पूरे एम्पायर में हलचल मचा दी और रोमन पावर के डिक्लाइन को दर्शाया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर कमजोर होता गया। इंटरनल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिक्लाइन और लगातार बारबेरियन इंकर्शंस की वजह से सितंबर 4 एडी 476 को वेस्ट के आखिरी रोमन एम्परर रोमुलस ऑगस्टुलस को ओडोएक्सर ने एस्टिए दिया, जो कि एक जर्मैनिक जनरल। इस इवेंट को ट्रेडिशनली वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल के रूप में देखा जाता है, लेकिन वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिक्लाइन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो सेंचुरीज तक चला। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल से यूरोप में मिडिल एजेस की शुरुआत हुई। कभी पावरफुल रहा रोमन एम्पायर अब जर्मैनिक किंगडम्स में बंट गया, लेकिन रोम की लेगेसी उसकी लैंग्वेज, लॉ, आर्किटेक्चर और कल्चर में जिंदा रही, जिसने सेंचुरीज तक वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया। सेक्शन 7, अ लास्टिंग लेगेसी। हो सकता है रोमन एम्पायर खत्म हो गया हो, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी हमारे वर्ल्ड को शेप कर रही है। हम जो लैंग्वेजेस बोलते हैं से लेकर हम जो लॉज फॉलो करते हैं, जो बिल्डिंग्स हम एडमायर करते हैं से लेकर जो आइडियाज हम मानते हैं, रोम का इन्फ्लुएंस हर तरफ है। रोमन लॉ, जिसमें जस्टिस और फेयरनेस पर जोर दिया जाता है, का वर्ल्ड के लीगल सिस्टम्स पर गहरा प्रभाव पड़ा है। रिपब्लिक का रोमन कॉन्सेप्ट, जहां सिटीजन्स अपने लीडर्स खुद चूज करते हैं, ने यूनाइटेड स्टेट्स के फाउंडिंग फादर्स और हिस्ट्री में अनेक डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को इंस्पायर किया है। रोमन इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स,
जैसे कि रोड्स, एक्वेडक्ट्स और आर्चीज आज भी इंजेन्युइटी और क्राफ्ट्समैनशिप के मार्वल्स हैं। रोमन आर्ट और लिटरेचर आज भी इंस्पायर करते हैं और हमें अट्रैक्ट करते हैं। वर्जिल, ओविड, सिसरो और सेनेका की कृतियां आज भी स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स पढ़ते और स्टडी करते हैं। रोमन एम्पायर एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग सिविलाइजेशन थी जिसने हिस्ट्री पर अपनी एक परमानेंट छाप छोड़ी है। उसका राइज, पीक और फॉल हमें पावर की नेचर, यूनिटी की इंपॉर्टेंस और ह्यूमन अचीवमेंट की इंड्यूरिंग लेगेसी के बारे में वैल्यूएबल लेसन्स देते हैं।